देखेंगे एटम के मॉडल के बारे में। तो आपको पता है जो एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। और हमने जो सबएटॉमिक पार्टिकल है एटम के, जो फंडामेंटल पार्टिकल थे, उनकी डिस्कवरी हम पढ़ चुके हैं। तो जो सबएटॉमिक पार्टिकल हैं वो कैसे अरेंज होते हैं एटम में, वो हम आज पढ़ेंगे। तो इसके लिए दो मॉडल दिए गए थे। फर्स्ट मॉडल है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने क्या बोला था कि जो एटम है वो क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है। स्फीयर मतलब कोई भी गोला। तो पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। थॉमसन एटम क्या है, पॉजिटिव स्फीयर होता है जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे, जो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एक एटम है जिसमें क्या होगा, जो ये सारा पार्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिव स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे जो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है जो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जो स्टेबिलिटी है एटम की वो हमारी बैलेंस होगी। जैसे कि सेम चार्ज है उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स मिलेगी, और अपोजिट चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इनके बीच में जो भी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एंड प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, तो वो कैसे स्टेबलाइज होगी, बाय द बैलेंस by the arrangement of electron in the sphere। इस मॉडल को हमने वाटरमेलन मॉडल भी बोला है। वाटरमेलन क्यों बोला है, क्योंकि जो जैसे वाटरमेलन में जो भी लेड पार्ट है उसको हमने क्या माना है, पॉजिटिव चार्ज, और जो भी उसके ब्लैक सीड है उसको हमने क्या माना है, इलेक्ट्रॉन। तो जो थॉमसन है, थॉमसन ने बोला था कि जो हमारा एटम है वो क्या है, स्फीयर है। स्फीयर में जैसे वाटरमेलन होता है उस तरह का, और वाटरमेलन में जो भी रेड पार्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट हो गया, और उसके जो सीड है वो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट। तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है वो क्या होंगे, दोनों इक्वल अमाउंट में है। इक्वल अमाउंट में मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है जो एटम है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एटम में, इतनी ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। इसको हमने लेजिंग पुडिंग मॉडल भी बोला है। लेजिंग पुडिंग मॉडल जैसे केक होता है, केक पर किशमिश लगी हुई होती है, उसी तरह केक क्या है हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव स्फीयर, जो प्रोटॉन है, और उस पर जो किशमिश लगी हुई, रेजिन लगी हुई है, वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बोला है थॉमसन ने कि जो एटम का मास होता है वो क्या होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द एटम। दोबारा बता रही है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने क्या बोला था, जो हमारा एटम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, तो जो भी सबएटॉमिक पार्ट होते हैं एटम के उनकी डिस्कवरी हो चुकी है। लेकिन जो सबएटॉमिक पार्ट है वो अरेंज कैसे होते हैं, कैसे अरेंज हो रहे हैं कि जो एटम है स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव स्फीयर है, यहाँ पे वो क्या है पूरे एटम में फैला हुआ है, और नेगेटिव
जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पार्ट है, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसको हमने वाटरमेलन मॉडल भी बोला है। वाटरमेलन क्यों बोला है कि वाटरमेलन हमारा क्या होता है, राउंड होता है, जो एटम बोल रहे हैं जिसको, और जो उसका रेड पार्ट है उसको हमने बोला है पॉजिटिव चार्ज, जो पूरे एटम में फैला हुआ है। और जो वाटरमेलन के सीड है वो क्या होंगे, नेगेटिव पार्ट होंगे, जो पॉजिटिव पार्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। या इसको हम रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। रेजिन पुडिंग मॉडल में क्या है कि जैसे केक होता है, केक के ऊपर किस्म लगी हुई होती है, केक क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज पेयर, और रेजिन है जो वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रही है। थॉमसन ने बोला था कि जो भी मास है एटम का वो क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा ऑल ओवर द एटम। लेकिन इसकी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी, इसने एटम की जो न्यूट्रलिटी है उसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड ने 1911 में। नेक्स्ट हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या किया था, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किया। उसने क्या किया कि एक जो भी थिन फॉइल होती है मेटल की, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम या फिर कॉपर, मेटल की थिन फॉइल 100 नैनोमीटर तक थी। इसकी बम्बार्डमेंट करवाई थी अल्फा पार्टिकल के साथ। मतलब गोल्ड या सिल्वर कोई भी एक मेटल लिया, उसकी थिन मतलब कितने थिन है, 100 नैनोमीटर तक, उसकी बम्बार्डमेंट करवाई थी अल्फा पार्टिकल के साथ। अल्फा पार्टिकल मैंने बताया था जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो लाइट इमिट करते रहते हैं। 3 तरह के पार्टिकल इमिट करेंगे, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की जैसे, और अल्फा पार्टिकल जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक हीलियम, उस पर +2 पॉजिटिव चार्ज होता है, मास होगा 4, और अल्फा पार्टिकल जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है अल्फा पार्टिकल के लिए वो है रेडियम। रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जिसको कहाँ पे लिया था, ब्लॉक ऑफ लेड। इसमें से जो लाइट इमिट हो रही है, मतलब अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, वो क्या करेंगे कि जो गोल्ड की फॉइल लगाई है उस पर जाकर स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक कर रहे हैं उसका पता हमें कैसे चलेगा, क्योंकि हमने वहां पे लगाई है जिंक सल्फाइड की सिकड़ी। हमें पता है कि हम जो जिंक सल्फाइड की सिकड़ी लगाते हैं उस पर कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल टकराता है तो क्या होगा, ग्लो प्रोड्यूस होता है। कैसे,
है वो प्रोड्यूस करेगा अल्फा पार्टिकल जाके गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करते हैं। गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करने पर हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई हुई है। अगर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ग्लो करती है तो हमें ये पता चल रहा है जो अल्फा पार्टिकल है वो आके इससे टकरा रहे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो भी अल्फा पार्टिकल है कुछ तो हमारे सीधे पास हो रहे हैं, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ डिफ्लेक्ट होके वापस आ रहे हैं। रदरफोर्ड ने 3 ऑब्जर्वेशन देखी कि जो अल्फा पार्टिकल हैं, एक तो वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधे पास हो रहे हैं, एक कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ डिफ्लेक्ट होके वापस आ रहे हैं। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो रदरफोर्ड है उसने क्या कंक्लूजन किया कि जो भी अल्फा पार्टिकल है जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं और सीधे पास हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे कि यहाँ पे जो एटम है, एटम में क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस है जब भी जो ये अल्फा पार्टिकल है बिना डिफ्लेक्शन के क्या जा रही है, सीधे जा रही है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते तो क्या होता, अट्रैक्ट होती वो, अगर प्रोटॉन प्रेजेंट होते तो फिर वो रिपेल हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी हमारी अल्फा पार्टिकल है जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है और सीधी जा रही है, मतलब एटम में कुछ एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो अल्फा पार्टिकल है कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज से ही डिफ्लेक्ट हो सकती है, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तभी जाके अल्फा पार्टिकल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन स्मॉल एंगल से। थर्ड क्या देखा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, मतलब टकराने के बाद गोल्ड फॉइल से फिर वापस मुड़ी है। क्यों मुड़ी है कि यहाँ पे जो हमारी अल्फा पार्टिकल है वो हैवी होती है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ना कोई हैवी चार्ज प्रेजेंट है जिससे जो अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद वापस मुड़ चुकी है। तो वो हैवी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से के पास से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो भी हमारे अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है वो क्या होंगी, हैवी चार्ज होती है और वो किसी हैवी चार्ज से टकरा के वापस आ रही है। तो उसने क्या सोचा कि जो भी हमारा हैवी चार्ज है वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि जो भी अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में वापस आ रही है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूक्लियस। तो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। दोबारा से बता दें कि जो रदरफोर्ड था उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जो अल्फा पार्टिकल है गोल्ड फॉइल के साथ बम्बार्ड करवाए थे। गोल्ड फॉइल के साथ बम्बार्ड करवाने पर उसने 3 ऑब्जर्वेशन देखी। फर्स्ट क्या था, कुछ जो अल्फा पार्टिकल है बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे जा रही है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एटम में एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। सेकंड क्या था, कुछ अल्फा पार्टिकल हमारी डिफ्लेक्ट हो रही है स्मॉल एंगल से, मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल है उनमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव चार्ज से ही डिफ्लेक्ट हो सकती है। थर्ड क्या था, कुछ अल्फा पार्टिकल हमारी डिफ्लेक्ट होने के बाद वापस मुड़ रही है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैवी होती है तो वो हैवी चार्ज से टकराएंगी, हैवी चार्ज से टकराने के बाद वापस मुड़ी होंगी। तो जो भी अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुई है वो क्या हुई है, स्मॉल अमाउंट में डिफ्लेक्ट हुई है। इसका मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है या हैवी पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में है, जिससे उन्होंने क्या पता लगाया, जो स्मॉल अमाउंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है उसको नाम दिया था न्यूक्लियस। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड ने क्या बोला था, एटम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक न्यूक्लियस है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट।
न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा। फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है कि जो सेंटर एटम के सेंटर में प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो प्रोटॉन है उन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो जो न्यूक्लियस है उस पर कौन सा चार्ज माना जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, लाइक दिस। तो एटम का जो मास है वो किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सारा जो मास है एटम का वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा, मतलब जो न्यूक्लियस है इसके अलावा जो भी पार्ट है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में आके नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिवॉल्यूशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके रखेगी, मतलब उनको न्यूक्लियस में गिरने से रोकती है। कैसे रोकेगी, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते रहेंगे। जैसे कि सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जो सन है, सन के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे सन क्या है, न्यूक्लियस, और प्लैनेट क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। इस वजह से इस मॉडल को हम, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन। दोबारा देखो, जो एटम है, रदरफोर्ड ने बोला था कि एटम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस जो सेंटर में, एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। और जो एटम का मास है वो किस पर डिपेंड करता है, वो पूरा डिपेंड करेगा न्यूक्लियस पे, क्योंकि जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। पूरा मास किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। अब देखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, जो न्यूक्लियस के अलावा पार्ट है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व करके अपने ऑर्बिट पे, लेकिन कभी भी न्यूक्लियस में आके नहीं गिरते, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे सोलर सिस्टम में सन की चारों तरफ जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कभी भी सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के क्या बोल रहे हैं, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे एटम में प्रेजेंट है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हमारे एटम में प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा एटॉमिक नंबर।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इतने क्या होगा हमारा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि जितने हमारे पास प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है इतने क्या होंगे प्रोटॉन होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और एटम क्या होगा न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट में होंगे, तो वो किसके इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक मास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या होगा नेग्लिजिबल होता है। एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक मास के इक्वल होते हैं। और एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, मास नंबर। मास नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। लेकिन मास नंबर और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्या है, मास नंबर हमेशा क्या रहेगा होल नंबर होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो हमारा वो कभी भी होल नंबर नहीं होता। मास नंबर एटॉमिक मास दोनों सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि मास नंबर हमारा क्या होता है होल नंबर होता है, एटॉमिक मास होल नंबर नहीं होता है। कभी कभी होल नंबर होता है लेकिन हमेशा होल नंबर नहीं होगा। तो मास नंबर को डिनोट किससे करते हैं, एटॉमिक मास को डिनोट किससे करते हैं, ए से। एटॉमिक नंबर जेड और कोई भी एलिमेंट है उसको डिनोट करेंगे H से। कैसे, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है उसको हमने डिनोट कर रखा है H से, तो जो मास है वो कहाँ पे होगा अपर साइड एंड जो एटॉमिक नंबर है लोअर साइड। कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास 23। कुछ सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35। तो यहाँ पे क्या है ये, तो जो सोडियम है यहाँ पे एलिमेंट वो हमने डिनोट किया है X से, जो एटॉमिक नंबर है वो डिनोट किया है Z से और एटॉमिक मास डिनोट किया है A से। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। अगर हमारे पास मास नंबर एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर गिवन है तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल एटॉमिक मास। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने तो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल मास एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23। तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ सोडियम
एटॉमिक मास कितना है 23 एंड एटॉमिक नंबर 11 इक्वल 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सोडियम में कितने होंगे 12। नेक्स्ट है आइसोटॉन, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। पहले पढ़ेंगे आइसोटॉन। आइसोटॉन्स क्या होते हैं? जिसमें डिफरेंट एलिमेंट हो, डिफरेंट एलिमेंट with same neutron number। एलिमेंट क्या होंगे इसमें डिफरेंट होंगे लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर क्या है सेम। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 614, नाइट्रोजन 715 एंड ऑक्सीजन 860। सब में जो न्यूट्रॉन का नंबर है क्या होगा 8। तीनों में कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों में क्या है न्यूट्रॉन का नंबर 8। एलिमेंट क्या है डिफरेंट है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर सेम। सेकंड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास क्या रहेगा डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। जो प्रोटियम है सबका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेगा 1। मास नंबर तीनों के अलग अलग। प्रोटियम का मास नंबर 1, ड्यूटियम का मास नंबर 2 एंड ट्रिटियम का मास नंबर 3। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को नाम दिया गया है ऐसे किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स को नाम नहीं दिया गया है। तो आइसोटॉप्स होते क्या है जिसमें जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा सेम होगा और एटॉमिक मास डिफरेंट। नेक्स्ट आइसोबार। आइसोबार में क्या होगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। आइसोटॉप में क्या था सेम एटॉमिक नंबर था डिफरेंट मास नंबर, लेकिन आइसोबार में डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। मतलब जो आइसोटॉप है वो आइसोबार के बिल्कुल अपोजिट है। फॉर एग्जांपल आर्गन 1840, कैल्शियम 20। मास नंबर दोनों का क्या है सेम है। या फिर हम पोटासियम भी दे सकते हैं 19 का इसका एटॉमिक नंबर है 40 मास नंबर। तीनों का जो मास नंबर है वो क्या होगा सेम होगा और तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट और एलिमेंट भी डिफरेंट। इसको बोलेंगे आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और मास नंबर सेम। लास्ट है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा एलिमेंट डिफरेंट होंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। सेम इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास एक्स्ट्रा है। सोडियम पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसे लॉस कर दिया है। या फ्लोरीन
भी नेगेटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए हैं? 10, 10 और फिर 10। तीनों के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सेम है, और एलिमेंट क्या है? डिफरेंट।